फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और ये चैनल चूज़ करने के लिए थैंक यू, देखने के लिए थैंक यू। अभी नहीं, आई थिंक ये पूरा वीडियो जब आप देख लेंगे तब ये थैंक यू उस समय के लिए है, राइट। लेकिन पहले तो आप देखिए, सबसे पहले ये वीडियो मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ। सी मैथमेटिक्स जो आप अभी 10th में आप पढ़ोगे तो ये आपका पूरा लाइफ यूज़ होने वाला है। यूट्यूब में आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या फिर 10th क्लास के जितने भी मैथमेटिक्स, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी 10th क्लास में जब आप लोग आए हो तो फिर ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीनियर हो गए हो, राइट। और अभी आपके हर एक फिंगर टिप पे आपके पास सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। लेकिन आप ज़रा स्टेटस उठा के देख लीजिए, जब से जिस तरह से ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल हो गया है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस किस तरह से वीक हुआ है। क्यों? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक यह है कि ऐसा मुझे फील होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो सारे हो गए, अब कोई डर नहीं है कि मुझे कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ेगा। हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल हो गया। अब हर एक चीज़ जब अवेलेबल हो जाता है तो इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। तो यही वो चीज़ है। आप चाहे तो दूसरे वीडियोस भी जा देख सकते हैं, आप देखिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप देखेंगे लेकिन सीखेंगे नहीं। और मेरा ये वीडियोस बनाने का मेरा ख़ास मकसद यही है, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग सीखेंगे। यहाँ पे कैसे सीखेंगे? मैं बहुत सारे चैलेंजेस दूंगा, जहाँ पे आप लिटरली मैथमेटिक्स को देख सकेंगे, सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, इसके कॉन्सेप्ट, इसके रूल्स, इसके नियम क्यों है, कैसे है। अगर आप ये नियम सीख लिए, समझ लिए, लॉजिक लगाना सीख लिए तो मैथमेटिक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप उसके बाद क्या करो, बस प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। और मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं कोई लॉ को, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लॉ, फिजिक्स के लॉ हो, केमिस्ट्री के लॉ हो, है ना, मैथमेटिक्स का अपना लॉ हो। रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लॉ। अब सिंपल है ये, एक चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी बस आप लोग सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि आपने अभी बहुपद सीखा होगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है? अगर आप यहाँ आप देखो ax² + bx + c है इक्वल टू 0, ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्यों है, कहाँ से आया, क्यों आया? अगर ये इक्वेशन है तो इसके कुछ फीचर्स भी होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। इसको अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? हम अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग इस इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इस तरह के फॉर्म में रहता है ax² + bx + c इक्वल टू 0, जहाँ पे कि a, b, c जो है ये सब कांस्टेंट है, अचर, कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप। x² का कोएफिशिएंट है ये, x का कोएफिशिएंट है b, c x⁻0 का कोएफिशिएंट है कि नहीं, x⁻0 का। और इसको किस फॉर्म में सजाया गया है ज़रा देखिए, ax² bx⁻1 cx⁻0 इक्वल टू 0 घटते हुए क्रम में सजाया गया, जिसका कि मैक्सिमम पावर जो है चर का 2 है। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टार्टिंग में यूक्लिड ने ज्यामितीय विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ तरीका निकाला था। फिर उसके बाद ये इवॉल्व होता गया। वो लंबाई ज्ञात करने के लिए यूज़ करते थे। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि आप सिंपल है कि आप एक फील्ड बनाना चाहते हैं। आप एक मान लीजिए क्रिकेट फील्ड बनाना चाहते हैं जिसका मैक्सिमम
मैक्सिमम जो क्षेत्रफल है, इसका एरिया है वो 300 मीटर है, और इस तरह से आपका कंस्ट्रेंट है, मतलब कुछ बाउंडेशन है कि इसका इसका जो चौड़ाई है वो लाइक इस तरह से होना चाहिए 2x+1। इसका चौड़ाई इसका सॉरी चौड़ाई नहीं, इसका लंबाई इसके चौड़ाई से 2 गुना और 1 ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये नियम है, ये नियम बना दिए इस फील्ड का कि इस तरह से ये नियम इसमें फॉलो होगा कि इसका लंबाई इसके चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज़्यादा होगा, और दोनों का क्षेत्र इस फील्ड का क्षेत्रफल वो होगा इतना 300 मीटर स्क्वायर। तो अब जरा इसको जरा देखिए कि इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा। x इंटू 2x+1 अगर करते हैं, है ना, वो कितना होना चाहिए 300। लो 300 होना चाहिए, राइट। अब ये कैसे हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। लो आ गया। अगर आप इसको देखो तो ये किस फॉर्म में टूट गया, 2 के घात किस पे है, ये एक वेरिएबल पे है, एक चर पे है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण हो गया। तो अब ये द्विघात समीकरण में टूट तो गया, है ना। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ तो गए। अब आगे क्या, अब आगे यह है कि इसको सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, सॉल्व करने का क्या विधि हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए आप सोचिए कि द्विघात समीकरण और कहाँ कहाँ हो सकता है। यूक्लिड ने लंबाई निकालने के लिए द्विघात समीकरण का यूज़ किया था। आप और क्या क्या चीज़ निकालने के लिए द्विघात समीकरण का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है आपके लिए आज के लिए। आप ज़रा सोचिए कहाँ कहाँ आसपास में किधर दिखता है आपको द्विघात समीकरण, कहीं दिखता है। आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ, है ना। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, मैं छाछड़ आप लोगों का दोस्त और YouTube चैनल नौकरी लो बाय देवाशीष कुमार में आपका स्वागत है, और साथ ही छाछड़ क्लासेस में भी आपका स्वागत है। तो फिर आप लोगों ने छाछड़ का मतलब तो अभी तक समझ ही लिया होगा कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। और वही है क्लास 10th NCERT चैप्टर 4 दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया था। तो आज थोड़ा सा अपना नॉलेज को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा छाछड़गिरी करते हैं, हर प्रॉब्लम की तह तक जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा है और a मस्ट नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सपोज इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू -2। तो इसको अगर हम लोग संख्या रेखा में अगर हम लोग निरूपित करना चाहें तो एक होगा -2। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हियर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो एक सॉल्यूशन तो x इज इक्वल टू -2 होगा, हाँ, एक सॉल्यूशन तो आपका -2 होगा और एक सॉल्यूशन होगा आपका -3 पे, इस तरह से, है कि नहीं। अगर सपोज अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर हम लोग ax² प्लस bx प्लस
सी इक्वल टू अगर हम वाई बोल दें तो हमारा ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगा जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर एक्स पे एक पर्टिकुलर वाई मिलेगा। जैसे कि आप लोग यह जानते होंगे कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 का, इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर ढूंढना चाहें, ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगा? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 होगा, मतलब कुछ यहाँ पे 3, राइट। फिर वहाँ पे एक इस तरह से रेखा आएगा जो कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ होगा, है कि नहीं, है ना। तो उसी तरह से एक पर्टिकुलर x पे एक पर्टिकुलर y होगा, है ना। एक पर्टिकुलर x पे एक पर्टिकुलर y होगा। फिर जब एक पर्टिकुलर x पे एक पर्टिकुलर y होगा तो फिर ये दिखेगा कैसे? अगर ये y है, अगर ये x है, हाँ, तो ये दिखेगा कैसे? अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं इसके, एक -3 पे एक -2 पे, एक -3 पे एक -2 पे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये -2 पे और ये -3 पे, इस तरह से। तो ये जो कट कर रहा है, ये जो कट कर रहा है वहाँ पे इक्वल टू 0, जहाँ पे y 0 हो जाती है, ज़रा देखिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? रूट्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको मूल, रूट्स या फिर मूल। तो इसके दो मूल हो गए, -2 और -3। तो अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अब जैसे कि अब यही वाला को, इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 3 है, हाँ, इक्वेट टू 0। इक्वेट टू 0 मीन्स कि हम लोग देख कर रहे हैं रियल लाइन। ये है आपका x एक्सिस, रियल लाइन में छोड़ दीजिए, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। x एक्सिस में y 0 होती है, इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 कर दिए। अब x एक्सिस में जो भी कट करेगा वो हमारा मूल हो जाएगा, है कि नहीं। एक x इज इक्वल टू -2 पे कट करेगा, x इज इक्वल टू -3 पे कट करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा विस्तार करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए यहाँ पे, है ना। ये आपका 10th क्लास में अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं या फिर आपके एनसीईआरटी में भी हैं, बहुत बेसिक है, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस तरह से समझाना चाहिए या फिर बताना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले ग्राफिकली बताना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है, ऐसे क्यों दिखता है, कैसे दिखता है। अगर हम लोग फिजिकली देखना चाहें तो कैसे दिखता है ना। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वेट टू 0 नहीं करते हैं, हम इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे ये आप अभी तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तभी, बस उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम करते हैं। अब जैसे कि हमने एक x का एक बहुत सारे नंबर्स ले लिए, लाइक -50 से लेके +50 तक ले लेंगे, और y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अभी कितना मज़ा आने वाला है। अब अभी बस थोड़ा सा रहिए हमारे साथ। प्लॉट x, y। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम चेहरा दिखाते हैं कि होता कैसा है ये।
है ना। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम इसको रन करेंगे, ये x एक -50 से लेके 50 तक का एक संख्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये है y = x² + 5x + c। अगर हम लोग सही हैं तो फिर इसके थ्रू जो प्लॉटिंग आने वाला है, हाँ, तो वो भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे सॉल्यूशंस को भी दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो कि ये जीरो लाइन पे कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, नॉट टच कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं टिक मार्क भी दिखाता हूँ कि ये देखो, एक पहला सॉल्यूशन -3 और फिर और ये -2। तो -2 और -3 पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन वहाँ से निकला था और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, परफेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विजुलाइज कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली मुंह रहता है, ये ऐसा ही मुंह होता है। अब इसका मुंह ऊपर खुला है कि नीचे खुला है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन ये बस समझ लो कि देखो, ये होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुंह। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो छाता बन जाएगा। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो ये एक पैराबोला भी कहलाएगा फिर। हाँ, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, बेसिकली दिखता है ना। जब आप एक टंगनी में अगर कपड़ा टांगते हो तो वो भी नीचे से सैग हो जाता है कि नहीं, तो वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो फिर तो इस लेक्चर में बस इतना तक ही आप समझिए कि ये बस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर कल हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में से 99 लोगों को ये आता होगा, है ना। एक लोग को नहीं आता होगा, है ना। 99% लोगों को आता होगा, 1% लोगों को नहीं आता होगा। हाँ, और मैं यह गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लोग को यह गुणनखंड विधि आता होगा, लेकिन ये गुणनखंड विधि होता क्यों है, ये क्या कोई मैजिक है, कोई ट्रिक है, ये आया कहाँ से, प्रॉब्लम के तह तक जाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। सो फिर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये स्टार्टअप जो है, ये जो स्टार्टअप हमने अभी किया है, ये बेहतर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, सीख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं ज़िंदगी में। तो फिर उनको आप प्रिफ़र कीजिए, और उनको भी प्रिफ़र कीजिए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा साड़ा समझते हैं। हाँ, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उनको थोड़ा और ज़्यादा साड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा और नॉलेज देंगे, ताकि वो ओवर नहीं, सही में कॉन्फिडेंस दिखे और आपको सही में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब, है ना। लेकिन जाने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अभी जो सीख रहा है, अभी कोई एक भी प्रॉब्लम NCERT से सॉल्व नहीं करना है, किसी से नहीं करना है ना। अभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। कल बताएंगे हम कि सॉल्व कैसे करना है, क्यों करना है और कहाँ से करना है, राइट। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और ये सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसको, लाइक वाइक कर देना, और क्या, चलो बाय बाय।